जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है और दोस्तों अब मेरे द्वारा मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ाया जा रहा है, या ऐसे कह सकते हैं कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों मेरे द्वारा अभी तक आप लोगों को भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में यानी मध्यकालीन भारत में पढ़ाया जा चुका है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, जो कि एक अरबी आक्रांता था और उसने 712 ईस्वी में सिंध वाले इलाके पर सफल आक्रमण किया था। उसके बाद दोस्तों तुर्की आक्रमणकारी में महमूद गजनवी को पढ़ा दिया गया। उसके बाद तुर्की आक्रमणकारियों में मोहम्मद गौरी को पढ़ा दिया गया। इस प्रकार दोस्तों मध्यकालीन भारत में हम मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ लिए, महमूद गजनवी को पढ़ लिए और मोहम्मद गौरी को पढ़ लिए। और इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दोस्तों एक बात और मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। इसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये आगे चल करके दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, और जिसमें दोस्तों सबसे पहले जो गुलाम वंश है ये गुलाम वंश की स्थापना करता है दिल्ली सल्तनत में। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत में हम लोग 5 वंश के बारे में पढ़ेंगे और दोस्तों ये पांचों वंश अलग अलग वंश होंगे, यानी कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश के बारे में पढ़ेंगे और ये पांचों वंश अलग अलग होंगे। और दोस्तों एक एक वंश को अलग अलग करके हम लोग को पढ़ना है और देखना है कि हर वंश में कितने कितने शासक आते हैं, और सारे शासक को हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से शासक आ रहे हैं और कौन कौन से शासक को हम लोग को पढ़ना है। जो मुख्य शासक होंगे उन्हीं को पढ़ा जाएगा, जो मुख्य नहीं होंगे उनको नहीं पढ़ना है। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का पिक लगा हुआ है, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी का पिक लगा हुआ है, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक का पिक लगा हुआ है, खिज्र खां का पिक लगा हुआ है और दोस्तों लास्ट में बहलोल लोदी का पिक लगा हुआ है। और देखेंगे दिल्ली सल्तनत पर मैंने यहाँ लिखा है 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया था, जो कि अलग अलग राजवंश हुआ करते थे। और दोस्तों सबसे पहले आता है गुलाम वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। और दोस्तों गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक चला था। उसके बाद खिलजी वंश आता है और दोस्तों इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था और 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन चला था। उसके बाद तुगलक वंश आता है, जिसका स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था और दोस्तों इनका शासनकाल 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक चला था। उसके बाद चौथा सैयद वंश आता है, जिसकी स्थापना खिज्र खां के द्वारा किया गया था और दोस्तों इनका जो टाइम पीरियड है 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक चला था। फिर लास्ट में लोदी वंश आता है और दोस्तों इसकी स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था और इनका जो शासनकाल था 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक चला था। और दोस्तों ऐसे कह सकते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था वो 1206 ईस्वी से लेकर के 1506 ईस्वी तक चला था। और बीच में 2 क्वेश्चन और बनेगा, ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश था, तो लिखेंगे खिलजी वंश था। देखिए सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश खिलजी वंश हुआ करता था और सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश तुगलक वंश हुआ करता था। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक काल को दिल्ली सल्तनत काल कहते हैं, यानी कि 1206 ईस्वी से लेकर के 1506 ईस्वी तक का जो समय था इसी को दिल्ली सल्तनत काल कहते हैं। और दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने राज किया था और ये जो वंश थे ये अलग अलग वंश थे, ये भी ध्यान देंगे। फिर आगे दोस्तों देखेंगे दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले गुलाम वंश का शासन हुआ था और दिल्ली सल्तनत पर सबसे बाद में लोदी वंश का शासन हुआ था, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक
शासन करने वाला वंश था खिलजी वंश और दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश था तुगलक वंश। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। एक बात और ध्यान देंगे, गुलाम वंश को मामलुक वंश और इल्वरी तुर्क वंश भी कहा जाता था। तुर्क वंश क्यों कहा जाता है? चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की था और तुर्की के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। तो दोस्तों देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतबी वंश का हुआ करता था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश शमसी या इल्वरी वंश के हुआ करता था और बलबन बलबन या बलबनी वंश का हुआ करता था। और इसके बीच में एक आएंगे रजिया सुल्तान, इनके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना होगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन, बलबन और रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ऐसे तो कई राजा आए और चले गए, जैसे देखेंगे यहाँ पर मैं लिखा राजा का नाम याद नहीं करना, लेकिन एक बार आप लोग देख लेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबाद, शमसुद्दीन, क्यूमर्स, यानी इतने लोगों का दोस्तों नाम आता है। लेकिन हम लोगों को जो मुख्य लोग हैं उन्हीं के बारे में पढ़ना, जैसे कुतुबुद्दीन के बारे में पढ़ना है, उसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लेंगे, फिर रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ लेंगे और दोस्तों लास्ट में हम लोग बलबन के बारे में पढ़ लेंगे। फिर आगे देखेंगे दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया और गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था कैमूर्स। और कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों तुर्क राज का संस्थापक था, यानी भारत में तुर्क राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था। और यह गौरी का सिपह सलाहकार, गुलाम एवं दामाद था। सबको पता है कि ये गौरी का दामाद भी था और गुलाम भी था और दोस्तों सिपह सलाहकार भी था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को 24 जून 1206 को राज्याभिषेक होता है और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अपनी राजधानी लाहौर को बनाता है। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं किया, अपने नाम का कभी खुतबा नहीं पढ़वाया। इसके पीछे कारण इनका कहना था कि चूंकि मैं गौरी का गुलाम हुआ करता था, दोस्तों गुलाम कभी सुल्तान नहीं बन सकता था। बहुत ही ईमानदार प्रवृत्ति का इस मामले में बहुत ही ईमानदार था कुतुबुद्दीन ऐबक। इस प्रकार इसने सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं किया और ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। और दोस्तों देखेंगे 1208 को गौरी के भतीजे ग्यासुन मकसूद ने इसको दास्ता से मुक्त कर दिया। चूंकि 1206 ईस्वी में गौरी मर जाता है और दोस्तों उसके मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्ति नहीं मिली थी। और दोस्तों इस समय एक नियम होता था कि अगर कोई दास होता था तो उसको एक दास्ता मुक्त प्रमाण पत्र मिलता था, तब उसे दास्ता मुक्त कहा जाता था। लेकिन मोहम्मद गौरी मर जाता है और इसको किसी के द्वारा दास्ता मुक्ति का पत्र नहीं मिला था। लेकिन 1208 को गौरी के जो भतीजे हुआ करते थे गयासुद्दीन महमूद, इन्हीं के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता मुक्ति पत्र प्रमाण पत्र दे दिया गया। और दोस्तों कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक लास्ट टाइम में दास्ता से मुक्त हो गया। अब देखेंगे दोस्तों कुछ उपाधियों के बारे में। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां कहा जाता था, लाख बख्श कहा जाता था और हातिम ताई कहा जाता था। सर कुरान खान क्यों कहा जाता था? तो ये कुरान का बहुत बड़ा ज्ञाता हुआ करता था, कुरान का जानकारी रखता था। लाख बख्श लाखों लाख का ये क्या करता था, दान दिया करता था लोगों को। और हातिम ताई दोस्तों यह बहुत ही रहनुमा आदमी था, बहुत ही विचार का नेक आदमी था, इसलिए इसको हातिम ताई कहा जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार से इसके पास 3 उपाधियां थी, कुरान खां, लाख बख्श और हातिम ताई का। और दोस्तों इसके बाद देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी विद्वान में 2 विद्वान हुआ करते थे। एक का नाम था हसन निजामी और दूसरे का नाम था फक-ए-मुदाब्बिर। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में 2 दरबारी रखते थे, एक का नाम था हसन निजामी और दूसरे का नाम था दोस्तों फक-ए-मुदाब्बिर। और हसन निजामी और फक-ए-मुदाब्बिर के द्वारा दोस्तों किताब लिखा गया था। तो हसन के द्वारा जो किताब लिखा गया था उसका नाम था ताज उल नासरी और फक-ए-मुदाब्बिर के द्वारा जो किताब लिखा गया था उसका नाम था तबकात-ए-नासरी। तो दोस्तों अभी आपने देखा
कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में 2 दरबारी हुआ करते थे। एक का नाम था हसन निजामी, दूसरे का नाम था फ़ुक़-ए-मुदब्बिर। और हसन निजामी के द्वारा दोस्तों ताज-उल-नासिरी नाम का पुस्तक लिखा गया था और फ़ुक़-ए-मुदब्बिर के नाम द्वारा तबक़ात-ए-नासिरी नामक पुस्तक लिखी गई थी। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ कुतुबुद्दीन की मृत्यु 1210 ईस्वी में 1210 में लाहौर में चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गई थी। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कुतुबुद्दीन लाहौर में चौगान खेल रहा था और चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई थी। देखेंगे यहाँ पर मेरे द्वारा पिक लगाया गया है कि कुतुबुद्दीन की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हुए हो गई थी। और दोस्तों इसके बाद कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद ध्यान दीजिएगा, कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका बेटा आराम शाह लाहौर की गद्दी पर बैठता है, लेकिन यह एक अयोग्य शासक था और केवल 8 महीनों तक शासन किया। उसके बाद 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे गद्दी से हटाकर खुद शासक बन गया। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जिस तरह से आराम शाह गद्दी पर आराम से बैठा, उसी तरह से 8 महीने के बाद इल्तुतमिश के द्वारा बड़े आराम से उसको कुर्सी से उतार करके और 1211 में खुद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया। बहुत आराम से उतारा और अपने आप इल्तुतमिश खुद गद्दी पर बैठ गया। अब देखेंगे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में इस्लामो वास्तुकला के बारे में। तो दोस्तों इसके टाइम में इस्लामो वास्तुकला का बहुत विशेष देखिएगा उदाहरण मिलता है गुंबज का और मेहराब कला का। गुंबज कला का और मेहराब कला का देखेंगे दोस्तों, ये है गुंबज, ये गुंबज कला और ये है मेहराब। देखेंगे ये वर्गाकार में है, ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर घूम जाता है, इसको कहते हैं मेहराब कला और इसको कहते हैं गुंबज कला। देखेंगे यहाँ पर गुंबज है। तो इस्लामी वास्तुकला का ये दोनों एक उदाहरण हुआ करता था उस समय का, गुंबज और मेहराब। आगे देखेंगे दोस्तों कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है और यहाँ पर है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। तो दोस्तों कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था और यह भारत का पहला मस्जिद था। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जैन मंदिर और वैष्णो मंदिर के अवशेषों पर बना था। ध्यान दीजिएगा, जैन मंदिर और वैष्णो मंदिर का जो अवशेष था उसी पर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था, जो कि दिल्ली में पड़ता है। और दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है जो अजमेर में बना था, ये बौद्ध मठों के अवशेषों पर बना था। तो समझिएगा बात को, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है जैन मंदिर और वैष्णो मंदिर के अवशेषों पर बना था और 2.5 दिन का जो झोपड़ा था दोस्तों जो अजमेर में बना था, ये बौद्ध मठों के अवशेषों पर बना हुआ था। इसके बाद हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे कुतुब मीनार के बारे में। तो पहले आपको बता दूं मैं कि इसमें देखिएगा 5 मंजिल है, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल और 5 मंजिल। और दोस्तों इन 5 मंजिलों को अलग अलग शासकों के द्वारा बनाया गया था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे यहाँ पर सूफी संत कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर दोस्तों कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार रखा गया था। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आएगा कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया था। लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु सूफी संत कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। और दोस्तों पहले मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। ध्यान देंगे 5 मंजिल है इसमें, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा केवल पहले मंजिल का निर्माण करवाया गया था। अब देखेंगे दूसरा, तीसरा और चौथा मंजिल किसके द्वारा बनवाया गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दूसरा, तीसरा और चौथा मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। कहने का मतलब यह है कि जो कुतुब मीनार बना है ये 4 लोगों ने मिलकर बनाया था। सबसे पहले नींव रखा किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पहली मंजिल बनवा दिया। उसके बाद दोस्तों दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और उसके बाद दोस्तों 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों ध्यान देंगे जब कुतुब मीनार यानी कि 1, 2, 3, 4 ये मंजिल क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसको जीर्णोद्धार करवाया था किसने,
फिरोज शाह तुगलक ने तो सोचा कि जब मैं इसका जीर्णोद्धार करवा ही रहा हूं तो क्यों नहीं एक मंजिल और बनवा दूं। तो पांचवी मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था 1369 ईस्वी में। और दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जब जीर्णोद्धार करवा रहा था, उसके पीछे कारण ये था कि कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई थी। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार करवाया गया और उसी समय पांचवी मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1369 ईस्वी में करवा दिया गया था। उसके बाद दोस्तों 1505 में फिर भूकंप आता है और सिकंदर लोदी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। यानी कि 1505 में भूकंप आया, फिर कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गया और दोस्तों सिकंदर लोदी के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया और 1803 में रॉबर्ट स्मिथ ने जीर्णोद्धार करवाया था। कहने वाला आप देखेंगे 1505 में भूकंप आया तो सिकंदर लोदी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया और फिर 1803 में रॉबर्ट स्मिथ के द्वारा भी इसका जीर्णोद्धार करवाया जा रहा था। और कुतुब मीनार में दोस्तों लाल और पीले बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और ये विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है 1993 ईस्वी में और लाल कोड के अवशेषों पर निर्मित कराया गया था कुतुब मीनार। तो दोस्तों अभी हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें भी हम लोग ने पढ़ा गुलाम वंश के बारे में। और दोस्तों हमने बताया कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा और आइए अब हम देखते हैं कि आज के चैप्टर में कौन कौन से प्रश्न और उत्तर बनते हैं और प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे और दोस्तों हम लोग को उत्तर किस प्रकार से देना है। तो दोस्तों आइए प्रश्न और उत्तर बनाते हैं। तो दोस्तों आज के चैप्टर में सबसे पहले प्रश्न बन रहा है दिल्ली सल्तनत काल कब से कब तक चला था। तो दोस्तों इसका उत्तर बनेगा दिल्ली सल्तनत काल 1206 ईस्वी से लेकर के 1506 ईस्वी तक चला था। और आप यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर 1206 ईस्वी से स्टार्ट होता है और लास्ट में 1526 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया था। उत्तर लिखेंगे 5 वंशों द्वारा शासन किया गया था। और दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले किस वंश का शासन हुआ था। लिखेंगे दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले गुलाम वंश के द्वारा शासन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिल्ली सल्तनत पर सबसे बाद में किस वंश का शासन हुआ था। लिखेंगे दिल्ली वंश पर सबसे बाद में लोदी वंश के द्वारा शासन किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक किस वंश के द्वारा शासन किया गया। उत्तर लिखेंगे दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक खिलजी वंश के द्वारा शासन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक किस वंश के द्वारा शासन किया गया। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश के द्वारा शासन किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों सबको पता है गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, दामाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन था। तो लिखेंगे गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूर हुआ करता था। और दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से आता था। तो लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश से आता था। किस वंश से आता था। कुतुबी वंश से आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना शमसुद्दीन इल्तुतमिश किस वंश से आता था। तो लिखेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश इलवरी वंश से आता था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना बलबन किस वंश से आता था। उत्तर लिखेंगे बलबन बलबनी वंश से आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना कुतुबुद्दीन ऐबक किस राज का था। तो दोस्तों ये तुर्क राज का था। चूंकि आपको मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और दोस्तों मोहम्मद गोरी तुर्क से आया था और भारत पर आक्रमण किया था। तो अगर मोहम्मद गौरी तुर्की था और कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम था तो जाहिर सी बात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक भी तुर्की होगा। तो यहाँ पर प्रश्न बना कुतुबुद्दीन ऐबक किस राज्य से आया था, यानी किस राज्य का था। तो लिखेंगे तुर्क राज से था। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल कब से कब तक रहा। इसका उत्तर बनेगा 1206 और से लेकर के 1210। तो प्रश्न आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल कब से कब तक रहा था। उत्तर लिखेंगे 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बना कुतुबुद्दीन ऐबक किसका सिपह सलाहकार
गुलाम और दामाद था, तो दोस्तों ये मोहम्मद गौरी का सिपह सलाहकार गुलाम और दामाद था। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कुतुबुद्दीन ऐबक किसका सिपह सलाहकार गुलाम और दामाद था? तो लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सिपह सलाहकार गुलाम और दामाद था। दोस्तों एक बात और बताऊं कि जो सिपाह सलाहकार है ये मंत्री को कहा जाता है। ये बहुत बड़ा पद होता था। ऐसा नहीं था कि गुलाम का मतलब होता है कि आज के डेट में अगर कह सकते ये मेरा गुलाम है, ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग बहुत बड़े पद पर हुआ करते थे जिसे गुलाम कहा जाता था, और ये सिपाह सलाहकार भी हुआ करता था। और एक प्लस पॉइंट और भी था कि ये कुतुबुद्दीन का दामाद भी था। कहने का मतलब यह है कि मोहम्मद गौरी के लड़की की शादी कुतुबुद्दीन ऐबक से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था? दोस्तों 24 जून 1206 को हुआ था। तो प्रश्न आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो दोस्तों इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। तो प्रश्न पूछा जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण किया था कि नहीं किया था? दोस्तों नहीं किया था। इसका मानना था कि मैं गुलाम हूँ, अगर मैं गुलाम हूँ तो मैं सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करूंगा। इस प्रकार दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम का खुतवा पढ़वाया था कि नहीं पढ़वाया था? तो दोस्तों ये भी उत्तर होगा नहीं पढ़वाया था। और यहाँ पर भी यही लागू होता है कि ये कहता था कि मोहम्मद गौरी का मैं गुलाम हूँ, और जब गुलाम हूँ तो मैं अपने नाम का खुतवा क्यों पढ़वाऊँ? राजा के द्वारा खुतवा पढ़वाया जाता है और मैं राजा नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बना कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता मुक्ति पत्र किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों 1208 को गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद के द्वारा दिया गया था। तो प्रश्न आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता मुक्ति पत्र किसके द्वारा दिया गया था? उत्तर लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता मुक्ति पत्र 1208 को गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद के द्वारा दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन कौन सी उपाधि प्राप्त थी? तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां, लाख बख्श और हातिम ताई की उपाधि प्राप्त थी। दोस्तों कुरान खां इसलिए प्राप्त था कि ये कुरान का विद्वान था, लाख बख्श यानी कि लाखों लाख का ये दान किया करता था, और हातिम ताई दोस्तों बहुत उदारवादी विचार का धारा का था। आप देखेंगे एक पिक्चर आई थी हातिम ताई, आप वो देखेंगे बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा पुस्तक था। उसमें दिखाया गया है कि कैसे लोगों का सहायता किया जाता है। तो हातिम ताई के नाम पर पिक्चर ही बनी हुई है। यहाँ पर प्रश्न बन रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन कौन सी उपाधि प्राप्त थी? लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खान, लाख बख्श और हातिम ताई की उपाधि प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में कौन कौन विद्वान रहते थे? तो दोस्तों हसन निजामी और फक ए मुद्दाबिर नामक विद्वान रहते थे। तो प्रश्न आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे? आप उत्तर देंगे कुतुबुद्दीन के दरबार में हसन निजामी और फक ए मुद्दाबिर नामक दो विद्वान रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हसन निजामी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो लिखेंगे ताज उल नासरी। तो प्रश्न आएगा हसन निजामी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? आप उत्तर देंगे हसन निजामी के द्वारा ताज उल नासरी नामक पुस्तक लिखी गई थी। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना फक ए मुद्दाबिर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? इसका उत्तर बना तबकात ए नासरी। तो प्रश्न आएगा फक्त ए मुद्दाबिर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? आप उत्तर देंगे फक्त ए मुद्दाबिर के द्वारा तबकात ए नासिर नामक पुस्तक लिखी गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? तो दोस्तों 1210 में लाहौर में चौगान खेलते हुए हो गई थी। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? उत्तर देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में लाहौर में चौगान खेलते हुए हो गया था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो दोस्तों इसका उत्तर है उसका बेटा आराम शाह। तो प्रश्न आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? अब उत्तर देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर उसी का बेटा आराम शाह बैठा था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा था? तो दोस्तों 1211 ईस्वी में बैठा था। तो प्रश्न आएगा
इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा था? उत्तर देंगे इल्तुतमिश 1211 में गद्दी पर बैठा था और यह आराम शाह को हटाकर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुंबज कला का प्रारंभ किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? लिखेंगे गुंबज कला का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहराब कला का प्रारंभ किसके शासनकाल में शुरू हो गया था? तो दोस्तों उत्तर देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों प्रश्न आएगा, मेहराब कला का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ? उत्तर देंगे मेहराब कला का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में प्रारंभ हो गया। और दोस्तों गुंबज कला का प्रारंभ किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो उत्तर देंगे गुंबज कला का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया था? तो लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। तो प्रश्न आएगा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया था? लिखेंगे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया था? लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, कुब्बत उल इस्लाम मंदिर किसके अवशेषों पर बना था? लिखेंगे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जैन मंदिर और वैष्णो मंदिर के अवशेषों पर बना था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो अजमेर में है किसके अवशेषों पर बना था? लिखेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा मंदिर बौद्ध मठों के अवशेषों पर बना हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु संत कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, कुतुब मीनार पहली मंजिल का निर्माण किसने कराया था? लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। कुतुब मीनार के पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, कुतुब मीनार की दूसरी मंजिल, तीसरी मंदिर और चौथी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों तो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ प्रश्न आएगा, कुतुब मीनार के दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो लिखेंगे कुतुब मीनार के दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? लिखेंगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1369 ईस्वी में। तो यहाँ पर ही प्रश्न बनेगा, कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? लिखेंगे कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1505 में भूकंप के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? लिखेंगे सिकंदर लोदी के द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया था। और दोस्तों 1803 में कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? लिखेंगे 1803 में कुतुब मीनार के जीर्णोद्धार करवाया गया था, उसका नाम था रॉबर्ट स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार में किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया गया था? लिखेंगे कुतुब मीनार में लाल और पीले बलुआ का पत्थर प्रयोग किया गया था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, कुतुब मीनार को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया था? लिखेंगे कुतुब मीनार को 1993 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, कुतुब मीनार का निर्माण किसके अवशेषों पर करवाया गया था? लिखेंगे कुतुब मीनार का निर्माण लाल कोट के अवशेषों पर करवाया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार आज के चैप्टर में ये सारे प्रश्न बनते हैं और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इस प्रकार अभी तक मेरे द्वारा मध्यकालीन भारत में मोहम्मद बिन कासी, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ाया गया। तो दोस्तों 4 चैप्टर मेरे द्वारा पढ़ा दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको तैयार कर रहे होंगे, गलती से भूलेंगे नहीं, तैयार जरूर कर लेंगे। इसी के साथ आज का चैप्टर मेरे द्वारा समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।